धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जैसा कि आपको परसों कहा था कि एक दिन की छुट्टी पर रहूंगा, 8 अक्टूबर को नहीं था हाजिर, तो उस गैर हाजिरी के लिए आपको पहले ही बता दिया था। तो उसी सिलसिले को अब ज्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है कहाँ था कैसे था। आज का बुलेटिन आपके सामने रखने जा रहा हूँ वैश्विक हलचल का, जिसमें हम बात करेंगे देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की। उन इन तमाम खबरों पर तबसरा तज़किरा करेंगे हमारे साथ रोजाना की तरह कृष्णकांत जी एनके जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। पड़ोसी मुल्क के बात करते हैं। पाकिस्तान नाम है, नाम जरूर पाक है, लेकिन वहां कारनामे कैसे कैसे होते हैं। और पिछले 75-76 सालों में मुसलमानों को पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कहीं से नुकसान पहुंचा तो यही मुल्क है। खैर छोड़िए, एक लंबी बहस हो सकती है, लेकिन खबर यह है कराची में जब 3 इंजीनियर्स मारे गए हैं चाइना के, तो उस दौर में कहा जा रहा है कि इसी महीने के अंदर चीन का प्रधानमंत्री पाकिस्तान के दौरे पर आ सकता है। क्या होगा यहाँ पर अब? इस भूभाग में देखें जिसमें भारत भी शामिल है, यानी दक्षिणी एशिया में देखें, इसका महत्व बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और जो यहाँ पे राजनीतिक आर्थिक बदलाव हो रहे हैं, भले ही जनता के पक्ष में ना हो, लेकिन तथाकथित जनता के प्रतिनिधि और यहाँ के बड़े बड़े धनाढ्य लोग, जो कि एक तरह से कहें तो पूरी की पूरी कब्जा कर रखे हैं यहाँ के प्राकृतिक जितने भी सोर्सेज हैं और जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी संपदा है उस पर, और इससे बड़ी जबरदस्त परिवर्तन हो रहे हैं। बांग्लादेश में हमने देखा, श्रीलंका में देखा, हो चल रहा है। मालदीव छोटा सा देश होने के बावजूद वहां भी चल रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो घटनाएं घट रही हैं और चीन का जो हो रहा हम देख ही रहे हैं। नेपाल भूटान भी अछूते नहीं है, हालांकि कुछ समय से भूटान अभी शांति में है। तो जहां तक पाकिस्तान की बात है, यहां जो सत्ता परिवर्तन हुआ, जबरदस्ती इमरान खान को हटाया गया और चुनाव में धांधली करके नई सत्ता लाई गई, एक चाल के तहत, जिसमें अमेरिकी चाल नजर आ रहा है, जिसमें पाकिस्तान के फौज की भी हस्तक्षेप होने का पूरा अनुमान ही नहीं, वो सामने दिख रहा है। वैसे हालात में चीन का, यदि कहें तो चीन का आधार क्षेत्र घिसक रहा है। पाकिस्तान के साथ जो भी उसका संबंध था वो अभी भी मजबूत दिख रहा है, लेकिन निश्चित रूप से कहने के कमजोर पड़ रहा है। बांग्लादेश के साथ भी खिसकता हुआ नजर आ रहा है। वैसी हालत में चीन के प्रधानमंत्री कहीं दौरा करते हैं तो उसका बड़ा महत्व है। 2-3 इंजीनियर मारे गए, ठीक है, और भी वहाँ घटनाएं घट रही हैं। खासकर वहाँ बलूचिस्तान के एरिया में, दूसरे जगहों में जो घटनाएं घट रही हैं, और जो इनका वन रोड वन बेल्ट का स्कीम है या BRI है, वह सब चीजें जो एक तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह बन गया है। वैसी हालत में वो आके सीधे सीधे बात करना चाहेंगे वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जो भी प्रमुख हैं, जिनके हाथ में वास्तव में सत्ता है, कि भाई हमारे साथ जो व्यापार का संबंध है। और याद दिलाएंगे कि चीन जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से उसका एक अभिन्न दोस्त रहा है। हर युद्ध में उसका साथ रहा है, चाहे 65 का हो, 71 का हो, पहले हो बाद में हो। आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक यानी सैनिक मदद करता रहा है। अमेरिका के साथ हो, अमेरिका के विपक्ष हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ये बहुत लंबी बातें होंगी और बहुत गहरी बातें हैं, जिसका असर हमें आने वाले समयों में दिखेगा। प्रेस स्टेटमेंट इसके लिए पर्याप्त नहीं होगा। जी, क्या चाइना को कमजोर करने के लिए, मैं शब्द पर जोर देकर फिर से पूछना चाहता हूं आपसे, क्योंकि खबर ही ऐसी आ रही है कि अफगानिस्तान को पुरस्कारने जा रहा अमेरिका। क्या चाइना को नुकसान पहुंचाने के लिए अमेरिका अब तालिबानियों से ही बात करेगा? इसमें कोई संदेह नहीं है। जो ट्रेड वॉर चल रहा है, खासकर पिछले 2 दशकों में अमेरिका और चीन के बीच में, वह बड़ा भयानक रूप ले चुका है। हालांकि कहने के लिए अभी थोड़ा सा उसके ऊपर कवर लग गया है, क्योंकि यूक्रेन में एक अलग युद्ध चल रहा है जिसमें चीन अपना न्यूट्रल होने का दावा कर रहा है, या मध्य पूर्व एशिया में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, यानी हमास इजराइल के बीच में जो लड़ाई चल रहा है, तो लेबनान से भी शुरू हो गया है। उसके कारण चीन से सीधा नहीं हो रहा है। नहीं तो अमेरिका इंडिपेंडेंट रूप से, G7, यूरोपियन यूनियन, ये सारे के सारे मिलकर अमेरिकी जो भी वहां का सामान है, जो भी प्रोडक्ट बन के आ रहा है, ट्रेड जो उसके साथ चल रहा है, उसका खासकर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लेके साइबर स्पेस और साइबर
का जितना भी सामान है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जहां बढ़त है, उसके खिलाफ ये लोग एकजुट होकर लड़ रहे हैं। और उसमें अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है, जिसमें भारत भी एक हिस्सा बनता है, जिसका क्वाड का हिस्सा है, और उसका मिलिट्री एक्सरसाइज होने लगा है। क्वाड बना था तो वो इस एरिया में एक दूसरे को बाढ़ या तूफान आने से या सुनामी आने से मदद के लिए बना था। अब उसका पूरा का पूरा मिलिटराइजेशन हो चुका है। जी। अब यहाँ एक सवाल मेरे जहन में आता है कि रूस को तो उधर जंग में उलझा दिया, चाइना को इधर जो उसका व्यापार बढ़ रहा था, धीरे धीरे वो अपने पैर फैला रहा था, पड़ोसियों से उसके बहुत अच्छे संबंध थे, यहाँ पर अमेरिका धीरे धीरे घुस रहा है। क्या चाइना और रूस मिलकर अमेरिका से नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए अमेरिका कामयाब हो रहा है? चीन का विदेश नीति उसी समय से बड़ा पुख्ता है, तकरीबन जब माओ त्से-तुंग जिंदा थे, उसके बाद से डेंग आए, और फिर हाल फिलहाल में शी, और बीच में जो भी है, कि हमारी विदेश नीति वैसी होनी चाहिए जहां हम अमेरिका से सीधे सीधे लड़ाई नहीं लड़ेंगे। यूएसएसआर हालांकि वहां पे ख्रुश्चेव के आने के बाद से वो समाजवादी इंस्टीट्यूशन नहीं रहा था, समाजवादी देश नहीं रहा था, लेकिन इसके बावजूद माओ त्से-तुंग और लोगों ने ये किया, निक्सन सीक्रेटली वहां पे आए और यह किया कि अमेरिका और चीन के बीच में युद्ध नहीं होना चाहिए, ताइवान अपना जगह पे है। और यह विदेश नीति आज भी वहां चल रही है, और पूरी कोशिश है कि इसको, आप देखे होंगे कि बड़ा जबरदस्त दौरा हुआ, शी खुद अमेरिका गए, अमेरिका के विदेश मंत्री, विदेश मंत्रालय के बड़े बड़े उच्चाधिकारी सब भाग भाग के हर रोज मत्था टेकने आ रहे हैं, यही करने के लिए कि भाई तुम जो भी करो, रूस के साथ मिलिट्री अलायंस नहीं होना चाहिए। जो कि यह साफ दिखता है कि रूस पूरी कोशिश कर रहा था कि नॉर्थ कोरिया, चाइना, बेलारस, और इधर पॉसिबल हो सके तो ईरान और इराक के साथ मिलकर एक, या सीरिया के साथ मिलकर एक मिलिट्री अलायंस करे, वैसे ही जैसे नेटो वगैरह है। लेकिन सफल इसलिए हो पाया कि चीन इसमें साथ नहीं दिया। चीन तथाकथित रूप से अपना स्वतंत्र रह के और अमेरिका के साथ मिलकर अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है। वहीं पर अमेरिका के खिलाफ में मिलिट्री जो काम चल रहा है उसमें अमेरिका को साथ ना देकर, और जो भी छोटा मोटा व्यापार चल रहा है, चाहता है कि रूस भी अमेरिका को कमजोर करे, यानी वह दोनों हाथ में अपने लड्डू रखना चाहता है। वही बात है, देखते हैं आगे क्या होता है। जी। बांग्लादेश में जब तक सुधार नहीं तब तक चुनाव नहीं, ये बात वो प्रधान सलाहकार कर रहे हैं जो कल तक कह रहे थे कि 3 महीने के भीतर चुनाव करा देंगे, और 5 अगस्त को उन्होंने शेख हसीना का तख्ता पलट करवा दिया था। जहां तक यूनिस की बात है, और उनका चेहरा चरित्र, हालांकि वो नोबेल प्राइज विनर है, फिर भी स्पष्ट हो रहा है। वैसे नोबेल प्राइज विनर पे कोई गारंटी नहीं देता कि बड़े शांति प्रिय लोग हैं। म्यांमार में हमने देखा सूकी ने क्या किया, वैसे इथोपिया के भी जो राष्ट्रपति है, उन्होंने किस तरह से इरिट्रिया या जो भी उसके इर्द गिर्द के पास के इलाके में जो वहाँ पे विद्रोही है, किस तरह से उनको खत्म करवाया, वह भी बाय द वे नोबेल पीस प्राइज विनर है। खैर छोड़िए, अबीस या ऐसे कुछ नाम है, छोड़िए उनको। तो यहां पर जहां तक बांग्लादेश की बात है, एक चीज हमें समझें कि जब भी सत्ताधारी वर्ग, यानी वह पूंजीपति वर्ग के साथ है, और जब वो रिफॉर्म की बात करता है, यानी सुधार की बात करता है, तो इसका मतलब है कि वह पूंजीपति वर्ग के हित में काम कर रहा है, उसके बारे में सोच रहा है। और यहां भी बांग्लादेश में तथाकथित रिफॉर्म करते को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस रिफॉर्म का क्या मतलब होगा? जो भी लेबर लॉ है, यानी वहां के मजदूरों के पक्ष में, उसको खत्म करो। जो भी वहां पे इकोनॉमिक लॉज ऐसे हैं जिसके कारण आप जंगल नहीं काट सकते, यानी पर्यावरण संबंधित जितने कानून हैं उसको खत्म कीजिए। एक सर्टिफिकेट लेके आप जाइए, हर जगह कर लीजिए। वो बेकार की घसपस मत कीजिए, भाई पेड़ काटें कि नहीं काटें, यहाँ बड़ा सा डैम बनाए कि नहीं बनाए। पर्यावरण गया तेल लेने, हमें मुनाफा से मतलब है, जिसका एक छोटा मोटा हिस्सा बांग्लादेश के भी ब्यूरोक्रेसी को, साथ साथ यहाँ के पूंजीपति को, उनके आएंगे। यानी जितने भी पहले के सुधार का मतलब है कि जो भी हम आम जनता को हेल्प करते थे, ट्रांसपोर्टेशन में, हेल्थ में, एजुकेशन में, वह हेल्प को खत्म करे, सब्सिडीज को खत्म करे। क्योंकि अमेरिका, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक का जरूरत है आपको हेल्प करने के पहले, जो हमने पाकिस्तान के बारे में इसकी चर्चा की, और इसी की यह बात कर रहे हैं। और वहां की जनता जिन्होंने तथाकथित रूप से अभी भी मतलब फूले नहीं समा रहे हैं कि हमने क्रांति कर दिया है, उसका नतीजा यही होगा जो 2014 के बाद से हम भारत में भी भुगत रहे हैं। जी। चलिए, सोशल मीडिया पर ऐसा क्या लिख दिया ओसामा बिन लादेन के बेटे ने कि उसको फ्रांस से भगा दिया गया?
उसने क्या लिखा एग्जैक्ट पता नहीं चला। उन्होंने कहीं ना कहीं से अपने पिता की या उस समय की चीजों की प्रशंसा कर दी है। और जो 2023 में लिखा था, अभी तक केस चल रहा था, जब वहां के इंटीरियर मिनिस्टर ने यानी होम मिनिस्टर ने जब इनको देश निकाला आदेश दिया, तब जाके ये कोर्ट में गए, कोर्ट से भी नहीं मिला, इनको नहीं मिला। इन्होंने वैसे बाय द वे कोशिश की थी पहले भी, कुछ वर्ष पहले, कई वर्षों पहले, एक ब्रिटिश महिला से भी शादी की थी जो उम्र में इनसे 20 वर्ष बड़ी थी, दादी बन चुकी थी। हालांकि बड़ा हंगामा हुआ था कि भाई ये क्या कर रहा है, इसका मतलब क्या है। उनके मतलब जो भी है बाल सफेद हो चुके हैं, बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन बाद में इसी आधार पर उन्होंने कि मेरी पत्नी ब्रिटेन की है इसलिए मुझे ब्रिटेन में आकर रहने की इजाजत दी जाए, ब्रिटिश सरकार ने नहीं दिया था। फ्रांस में टिक रहे थे और इस तरह का कुछ भी इन्होंने लिखा जिसमें फ्रांसीसी सरकार का इन्होंने विरोध किया। और जो बाहर से जो आ रहे थे, वन मतलब एक उसका सोशल मीडिया पर डाला था, जो बाहर से जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं अफगानिस्तान वगैरह से, उनके लिए आसान रास्ता किया जाए, उनको भगाया ना जाए, जो कि अभी नई सरकार और नए प्रधानमंत्री बन रहे हो कर रहे हैं। और इस आधार पर उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे शरणार्थी आ रहे हैं, हम उनके एक को भी ऐसे को नहीं रहने देंगे जो हमारी कानून को नहीं मानते, हमें पसंद नहीं करते, इसलिए निकाल के भगाए जा रहे हैं। अब ये कहाँ जाएंगे वो बात अलग है। वैसे सऊदी अरबिया और सूडान में भी रह चुके हैं पहले, सऊदी अरबिया तो रही है जी। चलिए, सूडान के तो हालात पिछले 1.5 साल से खराब हैं, पूरे गृह युद्ध की आग में जल रहा है, लेकिन उसकी बात भी नहीं की जा रही। और सऊदी अरब तो जाने की इनकी हिम्मत नहीं हो पाएगी, जाएंगे कहाँ वक्त बताएगा। लेकिन बात करते हैं उस ब्रिटेन की जहां पर लेबर पार्टी की सरकार बनी और 400 का आंकड़ा पार हुआ। और स्टारमर ने बताने की कोशिश की कि कंजर्वेटिव पार्टी बवाल करा रही है, लेकिन अब कह रहे हैं साहब जो भी कुछ वहां पे अपराध हो रहा है ना जी, उसके लिए रूस जिम्मेदार है, उसके लिए ईरान जिम्मेदार है। अब देखिए, यहाँ पे पिछले 3-4 वर्षों से जो वहाँ की होम मिनिस्ट्री ने डेटा दिया, काफी इजाफा हुआ है बच्चों के द्वारा अपराध में जो 18 साल से कम है, और उसमें 13, 14, 16 साल के भी हैं। कहीं बंदूक मारा, कहीं गोली मारी, कहीं कुछ झुंड में मिलके लड़की के साथ बदमाशी करने की कोशिश की, या लूटपाट मर ली, कहीं से लूट लिया, कुछ कर लिया वगैरह वगैरह। और साथ साथ यह भी कर रहे हैं कि इसमें जो एक्सट्रीम राइट विंग है, यानी जो घोर दक्षिणपंथी विचारधारा है, वह इसका आधार बनता है, क्योंकि वो लोग ऐसे लोगों को पालते हैं जो कि बच्चे हैं। इन्हें ये नहीं नजर आ रहा है कि ब्रिटेन के घोर दक्षिणपंथी में टोरी तो थे ही थे, अभी लेबर पार्टी में हो गए। कहने के लिए नहीं, इनकी नजर में घोर दक्षिणपंथी वही जो बंदूक उठाता है, धर्म के नाम पर हिंसा वगैरह करवाता है। लेकिन उसको इनके नजर में नहीं आ रहा है कि जो मजदूरों को पूरी अच्छी तरह लूट लेता है, वहां के नेशनल हेल्थ स्कीम को बर्बाद करने की कोशिश करता है ताकि पूंजीपतियों के ऊपर कोई बोझ ना हो। अब दोष डाले तो किस पे डाले, तो रूस पे डाल रहे हैं। वहां की जो MI5 और MI6 होता है, MI5 जो इंटरनल इंटेलिजेंस सर्विसेज है देश के अंदर, वो कहते हैं। और एक्सट्रीम यदि कह दिया तो किसको करे, तो उसके लिए इन्होंने ईरान को दोषी कर दिया, और रूस को इसलिए कि चूंकि ब्रिटेन इनके विरोधी, इनके दुश्मन, यानी जो भी यूक्रेन वाले कर रहे हैं उसको मदद कर रहे हैं, इसलिए इनको जोड़ दिया। यानी कहीं ना कहीं एक दुश्मन पैदा कर, हम पाकिस्तान चीन को कहते हैं, वो लोग वहां कर रहे हैं, अमेरिका चीन को कहता है। यह एक दिखावा है और आम जनता इसमें फंसती भी, ऐसा नहीं कि नहीं फंसती है जी। बिल्कुल आप सही करें, क्योंकि हमने हैरिस को कल चुना और उसने कैसे कहा कि ईरान सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको परमाणु ताकत नहीं बनने दी जाएगी। खैर, अब रुख कर लेते हैं अमेरिकी चुनाव से जुड़ी खबरों का। और यहाँ एलन मस्क नरेंद्र मोदी की भाषा बोल रहे हैं। जैसे नरेंद्र मोदी 2 मिनट में कह देते हैं अरे वो मुझे मार डालेंगे, वैसे एलन मस्क ने कहा वो मुझे जेल में डाल देंगे। उन्होंने यहां तक कहा, हालांकि रेडियो पे आ रहे हैं, पूरा अमेरिका सुन रहा है, विश्व के भी लोग सुन रहे हैं, कहा कि इफ ट्रंप लूजेस आई विल बी डैश डैश डैश, यानी मैं बर्बाद हो जाऊंगा। उसका हिंदी अनुवाद नहीं है मेरे पास, तो मतलब भद्दी तरह से गालियां, मतलब जो एक शब्द है गाली ना है, जो कि वहाँ की आम जनता भी इस्तेमाल करती है, इस तरह से कहा। और यह एक तरह से हवा बनाने की पूरी कोशिश कर रही है कि कमला हैरिस आएंगे तो कोई भी स्वतंत्रता नहीं रहेगी, और इनको दोबारा शायद मौका नहीं मिलेगा अपने बच्चों को भी दे सके, यानी इतना लंबा इन्हें जेल में डाल देंगी। मतलब एक तरह से लोगों की सिंपैथी बटोरना चाहते हैं। दोबारा अगला चुनाव नहीं हो पाएगा। यदि कमला हैरिस आ जाएंगी तो इस तरह की कानून बना देंगी कि बाहर के जितने भी विदेशी नागरिक आ रहे हैं बस जाएंगे। जैसे कि इन्होंने कैलिफोर्निया का एग्जाम्पल दिया कि वहां पे पहले रिपब्लिकन जीता करते थे, लेकिन विदेशी आ गए तो अब जो है
इनकी पार्टी जीती है। वैसे ही ऐसे छोटे मोटे राज्य हैं जहां से कि हमारी जीतने की संभावना बनती है। अब विदेशी आके वहां टिक जाएंगे, जैसे कि वो क्या कहते हैं, कुत्ते बिल्ली खा रहे हैं वहां के राज्य में जो बाहर से आ रहे हैं, और इस तरह की चीजें होंगी। इसलिए 4 साल में पूरा अमेरिका बदल जाएगा और ये सिंगल पार्टी हो जाएगा। तो ये उसी तरह से डरा रहे हैं जैसे भाजपा यहाँ डराती है कि रोहिंग्या आगे आगे आगे, तुम खत्म होने वाले हो, तुम अब अल्पमत में चले जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे, मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। यह सब शुद्ध कोरा बकवास और घृणा फैलाने वाली राजनीति है, इसका कोई आधार नहीं है। जी, मैं इसको दूसरे संदर्भ में आपसे समझना चाहता हूँ। ये प्रोग्रेसिव समाज के लोग हैं, शिक्षित वर्ग हैं, टेक्नोलॉजी से सराब हो रहे हैं। हम लोग भारतीय जो हैं वो अभी इन तमाम चीज़ों में पीछे हैं। हमारे साथ यहाँ की जो सरकारें हैं, जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, वो मशीनरी के जरिए बहुत कुछ गड़बड़ भी करते हैं। हम लोग उतनी तेजी से चीज़ें समझ नहीं पाते। लेकिन राजनीतिक तौर पर मेरा सवाल ये है कि वो लोग भी उतने ही अंधे हैं दिमाग के, अमेरिकी भी। मैं अमेरिका गया हुआ हूँ, 2 बार गया हूँ, बहुत बार तो नहीं, लेकिन खास खास जगहों पे गया हूँ। और वहाँ पे देखा, जो मेरे दोस्त थे पूछा भी कि यहाँ तो बड़ा अच्छा है, वाचनालय जैसा सिस्टम है, बाहर में भी किसी बोर्ड लगा के बहुत सारे अखबार मैगजीन रखे और लोग पढ़े, और बड़ा मोटा मोटा अखबार, मतलब 65 पेज का, 66 पेज का ऐसे। तो उसने कहा कि उस पन्ने पलट के देखो। हम रुके, पन्ने पलटे तो 66 पेज में 2-2.5 पेज ही पढ़ने वाला होगा, बाकी सब प्रचार है कंपनियों के। और 2-2.5 पेज में भी जहां होगा, रूस की बात होगी तो डिक्टेटरशिप का इस्तेमाल जरूर होगा, चीन की बात होगी तो दैट ब्लडी कम्युनिस्ट कंट्री जरूर उसमें लिखा होगा। यानी पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। तो वहां का दिमाग जो है वह पॉलिटिकली बिल्कुल शून्य है तो नेगेटिव है, उस आधार पे है जो कि वैज्ञानिक बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। वहां के लोग अभी व्हाइट सुप्रीमेसी लेकर बनाना चाहते हैं ताकि केवल गोरों का हो, बाहर का लोग नहीं हो। और वह लोग तैयार हैं इसके लिए कि विदेशों से हम लूट के लाते हैं, विदेशों को मारते हैं, हमारी सेना करती है, और उससे हमारी थोड़ी सी राहत मिल जाती है। जैसे अभी उनके यहाँ वॉर इंडस्ट्री बड़ा चल पड़ा है और वहां पर लोगों के बहुत सारा नए नए नियुक्तियां हुई है, लोगों को नौकरी मिले, तो अच्छा है, दिक्कत क्या है। बाकी के लोग ऐसे ही गंवार जाहिल है, मारो, चाहे भारतीय हो चाहे यूक्रेनियन हो, क्या अंतर पड़ता है। जी, पढ़े लिखे समाज के हवाले से एक सीन कल मैंने देखा मेट्रो के अंदर। एक महिला 2-2.5 महीने का बच्चा लेके खड़ी रही, किसी को शर्म नहीं आई कि उनको सीट दे दें। वो बच्चा भी परेशान था, शायद वो हॉस्पिटल से लेके आ रही थी, उसका हस्बैंड भी उसके साथ था, वो भी बेचारा कोई ज्यादा मदद नहीं कर पाया। तो मैंने यही कहा कि क्या यही शिक्षित समाज है जो देख नहीं पा रहा है? यह एक मानवीय भावना जिसको कहते हैं, संवेदनशीलता जिसको कहते हैं, पता नहीं इसको मतलब आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन एक समझ के एक दूसरा आदमी भी तड़प रहा है। यहाँ तक कि कुत्ते भी तड़पते हैं, तो हमारे थोड़ी दिल में कुछ कहीं ना कहीं पसीजता है कि भाई मैं कुछ मदद कर सकूंगा। अब वह एकदम शून्य की तरफ, ऐसा नहीं कि पूरे समाज में हर लोगों का हो गया, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अधिकांश, खासकर दक्षिण पंथी जो है, वह शून्य नहीं, वो माइनस में चले गया, वो खुश होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमास में यदि बच्चे मारे जा रहे हैं तो खुश हो रहे हैं, तालियां बजाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। इस तरह की मतलब बिल्कुल हृदय खत्म हो जाना, एक मशीनीकरण हो जाना, और पूंजीवाद को यह चीजें बड़ी भाती है, और यह हमारे यहाँ नहीं पूरे विश्व भर में यह चीज फैला है। जी, ट्रम्प बाबा कह रहे हैं गाजा गए थे, लेकिन दावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कोई सबूत पेश नहीं कर पा रहे हैं। ट्रंप का झूठ का कोई आधार नहीं है। जब इन्होंने बोल दिया कि भाई मैं गाजा पट्टी भी गया हूं, देखा है, सब कुछ है, तो बाद में लोगों ने जब पूछा तो ये तो नहीं, इनके जो सलाहकार हैं, जो प्रचारक हैं, उन्होंने जवाब देखने नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये इजराइल तो गए थे, और गाजा पट्टी जो है इजराइल के अंदर तो है, तो उसमें दिक्कत क्या है, मतलब गाजा गए हुए। और वो झूठ को छुपाने के लिए दूसरी मूर्खता वाली बात कर रहे हैं। गाजा तुम्हारे कब से इजराइल के अंदर में था? वैसे कहने के लिए वेस्ट बैंक भी इजराइल का हिस्सा नहीं है, उसने कब्जा किया हुआ है। जी, अगली खबर हमारे पास है फिलिस्तीन समर्थकों से जुड़ी हुई जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे फिलिस्तीन समर्थक अब ट्रंप के खिलाफ खुलकर आ गए हैं। ट्रंप के खिलाफ यह आश्चर्य का विषय है, क्योंकि उन्होंने कहा है, बल्कि उसका एक धड़ा, 5, 6, 7, 8 मुख्य धड़े हैं वहां पे पूरे अमेरिका में, एक धड़ा, एक ग्रुप ने यहां तक कहा है कि हमें इस आधार पर नहीं देखना है कि कौन कम खराब है या कौन अच्छा कैंडिडेट है, चूंकि 2 ही प्रेसिडेंट के लिए मुख्य रूप से, बल्कि इसके आधार पर देखा है कि कौन एंटी वॉर है, कौन युद्ध विरोधी है। और यह बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है जिस ग्रुप ने भी कहा है। और ट्रंप को यह कहते हैं कि युद्ध भड़काने का काम कर रहे हैं, यह यहूदियों के पक्ष में नहीं है, अपनी युद्ध वॉर मॉन्गरिंग जो है उसके लिए कर रहे हैं।
और अपने देश के फायदे के लिए कर रहे हैं, इसलिए हमें इनको वोट नहीं देना चाहिए। लेकिन इसके साथ इन्होंने यह भी नहीं कहा है कुछ दलों ने कि हम कमला हैरिस को वोट देंगे। उन्होंने कहा कि वह भी वही है, इसलिए हम लोग ग्रीन पार्टी को वोट दें। हालांकि ग्रीन पार्टी 3-4% या मैक्सिमम 5-6% में सिमट जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को ये बातें समझ में आ रही है कि यह हमास और इजराइल के बीच युद्ध लेके अपना बिजनेस चला रहे हैं। जी। तूफान की वजह से बाइडेन ने जर्मनी समेत 2 देशों का अपना दौरा रद्द कर दिया है, खबर ये चल रही है। लेकिन इसके साथ ये भी खबर चल रही है कि चुनाव में गड़बड़ी फैलाने के चलते एक अफगानी अमेरिका में पकड़ा गया। इससे पहले एक पाकिस्तानी को पकड़ा गया था जिसपे ईरान की शहरियत भी थी। आरोप भी लगाया कि ट्रंप की हत्या की साजिश में वो शामिल है। ये जो दौरा रद्द हुआ है बाइडेन का, ये वाकई में तूफान की वजह से हुआ या ये जो बंदा पकड़ा गया इस वजह से हुआ? बंदा पकड़े जाने वाली तो छोटी सी घटना है, अभी पूरा भी उसका डिटेल भी नहीं आया है, क्योंकि वहाँ के पुलिस का कहना है कि ये अपने सोशल मीडिया पे ढूंढ रहा था कि किस तरह के हथियार हम ले सकते हैं ताकि अमेरिकी लाइसेंस उसके कारण उसको रोके ना, और ढूंढ रहा था क्या इस्तेमाल करे, कहाँ भीड़ वाली जगह वगैरह। वहाँ तो हम भी सोशल मीडिया पे ढूंढते रहते हैं, जब भी अपनी गाड़ी से निकलने के पहले कई बार ढूंढते हैं कहाँ रास्ता जाम होगा, खासकर दिल्ली जैसे जगह। अब इसे कारण मेरे को उठा के अंदर बंद कर दो। हालांकि उन्होंने कहा है कि इसने स्वीकार किया है कि वह एक कोशिश कर रहा था कि जिस अफगानिस्तान को तुमने बर्बाद किया है और 2021 से आके यहाँ पर स्पेशल वीजा के अंदर आकर रहा है, तो उसको बदला लेगा। स्पेशल वीजा का मतलब हुआ करीब 100 ऐसे नागरिकों को अफगानिस्तान और इराक से ऐसे नागरिकों को वीजा देता है अमेरिका जो इनकी मदद कर रहा था जब ये लोग वहां पे थे, यानी ट्रांसलेटर के रूप में हो या सामान ढोने वाले के रूप में, खाना बनाना जो भी हो। लेकिन मुझे नहीं लगता है मुख्य कारण है। जहां तक ये इसकी बात है, बाइडेन में के देश में यानी अमेरिका में जो आंधी तूफान आया है उसमें इन्होंने तो कुछ खास किया नहीं, जिसके ऊपर ट्रम्प भी कुछ ना कुछ बकवास किए जा रहा है। वह भी कारण कुछ और अंदरूनी है जो हमें समझ नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं से ये बाइडेन जो है यह जेलेंस्की से नहीं मिलना चाहते हैं, और जर्मनी फ्रांस के जो दोनों लीडर हैं शोल्ज और मैक्रो, ये कहीं ना कहीं से बाइडेन को अब का विरोध कर रहे हैं, भाई तुम हमें मूर्ख बना रहे हो, हद हो गई। और इसलिए इनकी जो मिलिट्री लेवल पे जो बातें हुई होंगी, सेक्रेटरी की बातें होंगी, फॉरेन सेक्रेटरी ने जो बात की होगी, मिनिस्टर ने जो जैसे हमारे आईए सेक्रेटरी लेवल होते हैं या फॉरेन सर्विसेज को तो बात हुई, एक मतता नहीं बन पाई है, इसलिए इन्होंने अपना नाराजगी दिखाने के लिए इसको कैंसिल कर दिया है। मुझे लग रहा है शायद आगे पता चले। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही हो सकता है। अब गाजा से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं। इजराइल का रक्षा मंत्री पेंटागन जाने वाला था, वो दौरा भी अमेरिका ने रद्द करवा दिया उसका। कोई कारण नहीं दिया, लेकिन कारण देखें तो अमेरिका ने नहीं करवाया होगा, यह नेतान्याहू ने करवाया होगा, क्योंकि ये जाते हैं तो नेतान्याहू के खिलाफ ही बोलते हैं और ये अपना विचार देते हैं, ना कि वो जो नेतान्याहू चाहते हैं। और नेतान्याहू कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री, तुम कौन होते हैं हमारे बिहाफ पर बोलने वाले, तुम वही बोलो तो नहीं जान देंगे। संभवतः यही अंदरूनी खटपट के कारण यह दौरा रद्द हुआ है, हालांकि इससे कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसके अलावा और भी कई खबरें हैं, लेकिन उसमें प्रमुखता से खबर ये चल रही है कि अब हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान में खासकर, क्योंकि इससे पहले अभी तक कहता था हिजबुल्लाह कि गाजा में शांति करो, उसके बाद ही हम लोग सीज फायर करेंगे, मारामारी बंद कर देंगे। लेकिन अब खबरें चल रही हैं कि जो सेकंड इन कमान है, अबू नईम कासिम नाम बताया जा रहा, वो कह रहे हैं लेबनान में जंगबंदी करो। क्या इस वजह से, क्योंकि वहां की कुछ पार्टियां जो हैं वो हिजबुल्लाह को दोष देने लगी हैं जो हालात लेबनान में पैदा हुए हैं? इसकी संभावना बनती है हिजबुल्लाह अपनी तरफ से यह पहल करे, क्योंकि शुरुआती दौर में 1 हफ्ते तक जरूर शौक था। इनका चीफ मारे गए थे, इनके बहुत सारे लड़ाकों के हाथ वगैरह घायल हो गए थे, पेजेस वगैरह में ब्लास्ट हुआ था, इनके कम्युनिकेशन तकरीबन तबाह हो गए थे, लॉजिस्टिक लाइन भी काफ़ी बर्बादी हुई थी। लेकिन इससे उभर चुके थे और अभी हाल फिलहाल जो लड़ाई चल रहा है पिछले हफ्ते भर से, वहां कहीं से भी हिजबुल्लाह पीछे नहीं, चाहे ग्राउंड में हो चाहे वह इनका रॉकेट मिसाइल स्ट्राइक हो। इन्होंने हैफा वगैरह में अच्छी खासी बर्बादी की हुई है, यहाँ तक कि तेल अवीव में भी अटैक किया हुआ है और सारे वहां भाग के छुप रहे हैं। लेकिन जहां तक ये लेबनान नेशनल ब्लॉक करके है, एक वहां की पार्टी जो है प्रमुख पार्टी, उनका कहना है कि जो भी लेबनान की तबाही हो रही है वह हिजबुल्लाह का कारण हो रहा है। नंबर 1, 2 साल से वहां के राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ, इसे रोके हुए, इसलिए सही में कौन प्रतिनिधि है यहाँ लेबनान का, कौन राष्ट्रपति में पता नहीं।
नंबर 2, जब युद्ध शुरू हुआ 7-8 अक्टूबर पिछले साल को, तब से हम लोग और बहुत सारी पार्टियां मना कर रही है, तुम इजराइल के साथ पंगा मत लो, लेकिन फिर भी हिजबुल्ला अटैक करता रहा है हमास के समर्थन में या पैलेस्टीन लैंड के समर्थन में, वह करता रहा है जो कि गलत चीज है। और भी कई कारण ये कहते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस जो आया है और आईडीएफ जो अटैक कर रहा है वो हिजबुल्ला का है। संभवतः इस दबाव में या पॉलिटिकली बिना दबाव के भी यह लेबनान की जनता को दिखाने के लिए कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं और हम जबरदस्ती तुम्हें बर्बादी की तरफ नहीं देखना चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। संभवतः यह उनका इस तरह से एक पॉलिटिकल गेम हो और इसलिए उन्होंने कहा कि हम भी शांति चाहते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। वैसे इसके पीछे कोई रणनीति भी हो सकती है, क्योंकि जंगबंदी की बातें करके इजराइल और अमेरिका भी गाजा को और लेबनान को लगातार पिछले साल से बर्बाद कर रहा है, तो हो सकता है ये भी किसी रणनीति के तहत बात करें और फिर कोई बड़ी जवाबी कार्रवाई करें। आने वाले वक्त में तमाम चीजें क्लियर हो पाएंगी, लेकिन अभी जो होता है उससे रूबरू कराना आपको जिम्मेदार समझते हैं, उसे निभाते भी हैं रोजाना। जो भी आपकी राय है वो जरूर दीजिएगा। और आपने सर बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली, फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।